नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है न्यूक्लियस का लास्ट कंपोनेंट है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम दोनों को हम डिफरेंशिएट करके समझ लेते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है ना वो क्या है और क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना वो क्या है। क्रोमेटिन मटेरियल स्ट्रिंग लाइक फाइबर्स हैं, यानी रस्सी नुमा धागा नुमा जो है साख्तें हैं, जो कलेक्टिवली इनको क्रोमेटिन जो है ना वो कहा जाता है। और ड्यूरिंग इंटरफेस जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये गुच्छों की सूरत में और ग्रुप की सूरत में जो है इकट्ठे हो जाते हैं और ये फाइबर्स जो है मिलकर, यानी न्यूक्लियस के अंदर ये सारे फाइबर्स मिलकर जो है क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी उससे पहले इंटरफेस की फॉर्म में तो हमेशा ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में ही रहेंगे, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे के अंदर धंसे हुए, एक दूसरे के अंदर उलझे हुए, जो टेंगल्ड फॉर्म में जो है क्या होंगे, फाइबर्स होंगे इस तरह से। तो न्यूक्लियस के अंदर ये टेंगल्ड फॉर्म में एक दूसरे के अंदर उलझे हुए जो है फाइबर्स होंगे और इस तरह से ये मौजूद होते हैं। यानी जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है तब इस क्रोमेटिन को देखा जा सकता है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन अगर हम इसी लें तो डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होती हैं। डीएनए जनरली जो है रैप्ड होता है प्रोटीन के ऊपर और ये हिस्टोन प्रोटीन जो है इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं। और देन फिर ये इसमें डीएनए किस तरह से जो है प्रोटीन के ऊपर मौजूद होता है, अंदर जो है इसमें कोर आ रही होती है हिस्टोन की, हिस्टोन प्रोटीन की। जनरली 8 प्रोटीन इसके ऊपर जो है इकट्ठी होंगी और इनके ऊपर तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स का जो डीएनए होता है वो रैप हो जाता है और इस तरह से एक बीडिड स्ट्रक्चर जो है ना बनती है जिसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो सीरीज ऑफ बिडिड स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होंगे इसमें। डीएनए रैप्ड होता है, लिपटा हुआ होता है अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन। अब जो टोटल डीएनए की लेंथ होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, अगर हम एक एग्जाम्पलरी जो है ना वो ले लें कि ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पलरी हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आ गया, तो इसके अंदर जो टोटल लेंथ है डीएनए की वो 6 फीट है। यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टोटल क्रोमोसोम हैं उनको आपस में जो है ना वो ज्वाइन कर दिया जाए, एंड टू एंड जोड़ दिया जाए, तो टोटल डीएनए की लेंथ जो है 6 फुट की बनती है। यानी एक कदावर जो आदमी है उसके जितनी ये लेंथ बनती है, जबकि ये सारा कुछ रैप होकर पड़ा हुआ है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस पड़ा हुआ है सेल के अंदर, और इवन सेल भी जो है हमें आम आँख से विजिबल नहीं है, उसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप जो है ना यूज की जाती है। तो यानी ये इतनी प्रिसाइजली, इतनी कन्फाइंड वे में ये रैप होता है, इतने जो है कम्प्लेक्स जो है ना फॉर्म में ये सारा ऑर्गेनाइज जो है ना वो पड़ा होता है। और 46 चूंकि क्रोमोसोम टोटल जो है 6 फीट का जो है ना लेंथ आ रही है डीएनए की, और ये 46 जो है ना वो टोटल क्रोमोसोम है। तो हर क्रोमोसोम की जो हमारे पास जो है ना लेंथ आएगी वो तकरीबन 1.5 जो है इंच। एक क्रोमोसोम जो है इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 जो है इंच में जो है ना वो आएगी। तो ये 6 फीट जो है वो टोटल 46 क्रोमोसोम की आ रही है और 1.5 जो है वो हर एक क्रोमोसोम की आ रही है। टाइप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल हम लेंगे तो क्रोमेटिन मटेरियल जनरली 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म को यूक्रोमेटिन कहा जाता है और एक को हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। यूक्रोमेटिन, यू वर्ड ट्रू के लिए, हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो जेनेटिकली एक्टिव होता है। जेनेटिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये डीकंडेंस भी हो सकता है, ये खुल भी सकता है और इससे ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, इससे मैसेंजर आरएनए बन सकता है और उससे आगे प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो सकता है। तो जेनेटिकली जो कंट्रीब्यूट करता है, जो करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करता है, जो जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है, उस टाइप ऑफ मतलब डीएनए को जिस क्रोमेटिन के अंदर वो मौजूद होगा उसको कहेंगे यूक्रोमेटिन। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है क्रोमेटिन मटेरियल की वो वाली फॉर्म है जो जेनेटिकली इनएक्टिव फॉर्म है, जेनेटिकली ये कंट्रीब्यूट नहीं करता, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंडेंस फॉर्म में ही रहता है और इसका जल्दी एक्सप्रेशन जो है नहीं होता है, एक्सप्रेस नहीं होता, मैसेंजर आरएनए नहीं बनाता, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता। अगर ये एक्सप्रेस होने लग जाए तो मे बी ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन, कुछ इस तरह की एवोल्यूशन हो जाए कि जो अभी मौजूदा दौर के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनके अंदर नहीं है। सो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसका एक्सप्रेशन जो है जीन एक्सप्रेशन जल्दी नहीं होता।
फिर क्रोमेटिन मटेरियल हमने ये लिया कि ये नॉन डिवाइडिंग जो सेल होते हैं उनके अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि अगर यही सेल डिवाइडिंग स्टेज की तरफ चला जाए तो फिर ये क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर लेता है। क्रोमोसोम क्या है? ये हाईली कंडेंस है, थिक है, कॉम्पैक्ट है, मतलब कॉम्पैक्टली जो है ना वो अरेंज हो जाएंगे और रिबन की तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये अपेयर होते हैं जनरली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन की कौन सी फेज पे? मेटाफेज पे जनरली ये हाईली कह लीजिए कि कंडेंस फॉर्म में होकर ये विजिबल हो जाते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, नजर आने लग जाते हैं। कुछ इस तरह से इनकी अपेयरेंस जो है ना वो आ रही होती है। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल कंप्रेस हो जाएगा और कंप्रेस होकर मिलकर इकट्ठा होकर क्या बनाएगा? इस तरह से क्रोमोसोम की सिंथेसिस करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम लें तो क्रोमोसोम के अंदर जनरली दो पार्ट्स होते हैं। एक वो सेंट्रल पार्ट जो दोनों आर्म्स को आपस में जोड़ता है, उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोवर्ड जो है सेंटर के लिए और मेयर जो है यूनिट के लिए होता है। तो सेंट्रोमेयर जो है वो सेंट्रल यूनिट है, सेंट्रल पॉइंट है जो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ता है। अच्छा, ये क्रोमेटिड्स भी हैं और अगर किनारे वाले इनके एंड जो है ना बोले तो इनको टीलोमेयर्स भी कहेंगे। मतलब किनारे वाले जो है इसके अंदर जो है वो यूनिट, तो इस तरह से। अच्छा, अब ये क्रोमेटिड आ गए, क्रोमेटिड से आपस में जोड़ा हुआ है सेंट्रोमेयर ने। क्रोमेटिड क्या है? आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम है, जबकि सेंट्रोमेयर वो कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो अंदर की तरफ धंसी हुई जगह है या वो सेंट्रल पार्ट है जो कि आर्म्स आपस में ज्वाइन करवाता है, दोनों को जोड़ कर रखता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी करते हैं, ये स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होता है। उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाए या कम हो जाए तो मतलब ये कि उसमें या तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो नहीं होंगे या फिर वो स्पीशीज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे। ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉइड सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है। अलावा हैप्लॉइड सेल के यानी जर्म सेल, एग और स्पर्म के अलावा हर एक ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है, जबकि कुछ आंट्स के अंदर और राउंड वर्म्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ही थोड़ा होता है, एज लो एज 2, सिर्फ 2 क्रोमोसोम जो है रिपोर्टेड हैं। ऐसे ही इंडियन फर्न्स है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। ये ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम इंडियन फर्न है, फर्न पौधा है और इसके अंदर जो है इवन 1000 प्लस मतलब 1260 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है मौजूद है। ये मैक्सिमम नंबर जो है रिपोर्टेड है। और इवन मतलब बहुत सारे और भी फर्न्स हैं जिनके अंदर 1000 प्लस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो देखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फर्न के अंदर जो कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता प्लांट, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी प्लांट जो है ना पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम और ज़्यादा इसके निस्बत जो है जनरली कम ही होता है। तो मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये स्पेसिफाई नहीं करता कि स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होगी या कि नहीं होगी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब अगर जो है वो राउंड वर्म और आंट्स को जन्म लें तो उनकी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, बट उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है बहुत लो है। जबकि अगर फन प्लांट, इंडियन फन प्लांट जो है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम को लें तो इसमें 1260 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पड़े हैं। और अगर एनिमल्स के अंदर मोस्ट कॉम्प्लेक्स और मोस्ट इंटेलिजेंट जो है इंडिविजुअल यानी स्पीशी जो है ह्यूमन बीइंग की स्पीशी को लें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट 46 जो है पड़े हुए हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम से नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये उसी स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन ज़रूर है, उसी स्पीशी की सर्वाइवल ज़रूर इसी नंबर के अंदर जन्म रखी हुई है। और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज हो जाए, दोनों सूरतों में एबनॉर्मेलिटी को काज करता है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है।